हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। मैं विक्रांत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित डिफेंस पर। और स्वागत है आपके इस आज के मॉक टेस्ट में। तो बच्चों, अगेन फिर से एक सप्ताह आपने क्या कुछ पढ़ा और क्या कुछ आपका ये आईना है बेसिकली, एक तरह से अगर हम बात करें तो जो आपको दिखाता है कि आपकी स्थिति कहाँ मजबूत है और कहाँ कमजोर है, जिससे आपको एक मोमेंटम मिल जाता है एक वीक फिर से अपनी तैयारी करने का। यहाँ ये कमियां हैं हमारी, इन पर हमें काम करना है। ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये मजबूती है हमारी, तो इसे हमें मजबूत बना करके रखना है। तो ये एक पर्पज होता है आपके इस मॉक टेस्ट का। तो चलो करते हैं बिना देरी किए शुरुआत। तो बताएंगे जरा जल्दी जल्दी स्पीड से, और एक अकाउंट भी अपना रखिए अपने पास, ठीक है। अकाउंट भी अपने पास रखिए कि कितने क्वेश्चन जो है आपके सही हुए हैं, ठीक है। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताइए, स्पीडीली बताएंगे सभी। वेरी गुड। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण जो है वो क्या है? न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी बताया है जिन्होंने, बहुत बढ़िया भैया। सी जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आपको एक चीज यहाँ पर जाननी होगी। दूसरा जो नियम है न्यूटन साहब का, वो कहता है किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है ना। संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। अब F अनुक्रमानुपाती संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान सेम रहेगा, तो वेग हम वेग परिवर्तन को लिखेंगे, ठीक है। और इतने को हम त्वरण बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। तो यहां पर अगर हम बात करें तो F अनुक्रमानुपाती क्या आ जाएगा? ma आ जाएगा। F बराबर क्या आ जाएगा? kma। k बराबर 1 रखेंगे तो F बराबर ma आ जाएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा। बल का मात्रक क्या है जरा बताइए। तो बल का जो मात्रक है बताएंगे जरा बच्चों, बल का मात्रक बताओ। बल का मात्रक, बल का मात्रक होता है एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। न्यूटन होता है, ठीक है जी। चलो, एक न्यूटन बराबर कितने अर्ग के बराबर होता है एक न्यूटन, ये भी बता दीजिए। हाँ, कितने डाइन के बराबर होता है एक न्यूटन, ये बता दीजिए। सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को डैश कहा जाता है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं मेरे भाई? बताइए जरा। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दाब, है ना। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो ए जो है जिन लोगों ने बताया है, बहुत बढ़िया। देखिए यहां पर इसका मात्रक बताएंगे जरा। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या हो जाएगा? दाब का मात्रक सिंपल बना भी सकते हो आप भाई। बल का हो जाएगा न्यूटन, है ना, न्यूटन हो जाएगा। और एरिया का हो जाएगा स्क्वायर मीटर। तो न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन, और ऊपर जाएगा तो m की घात -2 हो जाएगा, सिंपल। अच्छा बताइए, बल जो है सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, ये भी बता दीजिए एक बार कमेंट में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग डैश होती है। तो ऑडिबल रेंज जो है हमारी, अगर हम बात करें हर्ट्ज में, तो ऑडिबल रेंज जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, यानी एक मनुष्य के लिए हम इतनी आवृत्ति की ध्वनि को ही सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की ध्वनि को ही हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से अगर कम है ना, तो उनको बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे। क्या बोलते हैं? अवश्रव्य तरंगे, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से अगर ज्यादा है तो उनको बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे। इनको हम सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। इनको, इस आवृत्ति की तरंगों को हम 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की तरंगें और 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति की तरंगें, इनको हम सुन नहीं सकते हैं। 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की जो तरंगें होती हैं, ये होती हैं श्रव्य सीमा मनुष्य के लिए। ये होती हैं श्रव्य तरंगें, ठीक है, ऑडिबल। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो है वो श्रव्य सीमा होती है मनुष्य की, ठीक है। क्लियर है एकदम? चलो जी, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है बताइए जरा। पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r दे रखी है पृथ्वी की, पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है। तो आप सभी जानते हैं बचपन से, गुरुत्वीय त्वरण जो है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाले त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जो है वो बराबर होता है Gm/r², है ना। किसी भी पिंड के लिए आपको अगर गुरुत्वीय त्वरण निकालना है, किसी भी आकाशीय पिंड के लिए, मान लीजिए तो पृथ्वी है, किसी अन्य ग्रह के लिए निकालना है ना, आपको निकालना है बृहस्पति ग्रह के लिए, शनि ग्रह के लिए, शुक्र ग्रह के लिए, बुध ग्रह के लिए तो ये जो है सिंपल फॉर्मूला है।
ठीक है, चंद्रमा के लिए निकालना है तो ये सिंपल फॉर्मूला है। m हो जाएगा पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान, r हो जाएगी पिंड की त्रिज्या, पिंड की त्रिज्या क्या हो जाएगी r, ठीक है। और g जो है यहां पर कैपिटल G, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको बोलते हैं, है ना। और इस g का मान जो होता है वो भी याद रखना है 6.67 गुणा 10 की घात -11। इसका अगर मात्रक याद कर सकते हो बहुत बढ़िया है, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति किलोग्राम वर्ग इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर हमसे पूछा है किसके अनुपातिक होता है, जी यहां पर कांस्टेंट होता है, जी क्या है, कांस्टेंट है। जी का मान जो है वो नियत है, स्थिर रहेगा, वो किसी भी ग्रह के लिए इतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। एम जो है अलग अलग ग्रहों का द्रव्यमान जो है वो अलग अलग होता है, त्रिज्या भी अलग अलग ग्रहों की अलग अलग होती है, हर गोला समान त्रिज्या का थोड़ा ही है, हर एक गोले का त्रिज्या अलग अलग है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जी का जो अनुपातिक संबंध हो जाएगा वो m/r² क्यों, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा m/r², आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा भैया, वेरी गुड, बी बताया जिन लोगों ने, बहुत बढ़िया। और स्मॉल जी का जो मान है पृथ्वी के लिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो पृथ्वी के लिए कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे भैया, डैश कार्य करने की दर है, कार्य करने की दर को बोलते हैं मेरे भाई शक्ति, क्या बोलते हैं, शक्ति, पी से डिनोट करते हैं, है ना। कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे, शक्ति। अब बताओ जरा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, शक्ति का, शक्ति का मात्रक आप लोग बताओगे जरा, शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, कार्य का मात्रक कितना होता है, जूल होता है, समय का सेकंड, जूल प्रति सेकंड, है ना, वेरी गुड। चलिए, क्षार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये जो वर्ड होते हैं ना, नहीं है सही, इन पर ध्यान देना होता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है फोकस के साथ, ऐसा नहीं है कि बहुत धीरे धीरे पढ़ने से ये ध्यान रहेगा, नहीं, फोकस होगा तो ये ध्यान में आ जाएगा, फोकस नहीं होगा तो ये तुम इसे नहीं पढ़ पाओगे और फिर इसका मिस इंटरप्रेट करके गलत आंसर दे दोगे। तो यहां पर देखिए क्षार के संबंध में आपसे पूछा है, क्षार बेसिस के संबंध में, तो लाल लिटमस को ये नीला कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये इनकी खासियत है, विशेषता है। ये जलीय विलयन तथा द्रव्य विलयनों में OH- आयन का निर्माण करते हैं, बिल्कुल ये OH- आयन देते हैं जलीय विलयनों में, जैसे अम्ल जो है वो H+ आयन देते हैं, लेकिन क्षार OH- आयन देते हैं। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नेक्स्ट है इनका स्वाद कसैला होता है, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट यानी कि अगर हम बिटर कड़वे होते हैं, ये एक तरह से कड़वे होते हैं, जब टेस्ट करोगे तो कैसे होंगे, कड़वे। नीले लिटमस को लाल कर सकते हैं, ये गलत है ना, ये गलत है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप आंख कान खुले रखोगे, है ना, तो आप कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। कैसे, एक ही क्वेश्चन में दो विरोधाभासी, एक ही क्वेश्चन के ऑप्शंस में दो विरोधाभासी आपको स्टेटमेंट दे दिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए और ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये दोनों विरोधाभासी हैं, पूरी तरह से एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। लाल लिटमस को नीला कर रहा है, यहां पर नीले लिटमस को लाल, ये दोनों में से कोई ना कोई एक गलत होगा, इसका मतलब एक जो है दोनों में से क्या होगा, गलत होगा निश्चित तौर पर। तो इन दोनों को तो आपको ध्यान में देना ही नहीं था, है ना, गलत पूछा था तो इन दोनों में से कोई सा गलत होगा, तो थोड़ा सा फोकस करके निकाल सकते थे इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। देखिए अधातु जो होती हैं, जितनी भी नॉन मेटल होती हैं, उनकी अंतिम कक्षा में अगर मैं बात करूं तो 5 या 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर देखो इसमें 5 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 7 हैं, ये सारी की सारी अधातु हैं। हमसे तो पूछ रहा है कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, ये नहीं है ना। 2, 8, 4, ये मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। तो सिलिकॉन जो है एक उपधातु है, ना धातु है ना अधातु है, उपधातु, जिसमें दोनों के गुण पाए जाए कुछ कुछ, ठीक है, क्लियर है एकदम। चलिए जी, अच्छा धातुओं के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो धातुओं के में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। एक अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, इससे क्या पता चलता है। ये अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग जो है ये रदरफोर्ड साहब ने किया था परमाणु का स्ट्रक्चर जानने के लिए, परमाणु की संरचना को जानने के लिए।
तो उन्होंने जब ये प्रयोग किया उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकाले और उसके आधार पर अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, परमाणु का मॉडल दिया। परमाणु के बारे में उस टाइम पर उतनी जानकारी नहीं थी, तो परमाणु के मॉडल के तहत जब उन्होंने कहा कुछ चीजें, तो देखिए क्या क्या कही। परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत बड़ा होता है, गलत है, ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है परमाणु की तुलना। परमाणु में अधिकांश स्थान भरी हुई है, ये भी गलत है। उन्होंने कहा था कि परमाणु का अधिकांश स्थान जो है, मैक्सिमम स्पेस जो है परमाणु के अंदर, वो एम्प्टी है, खाली स्थान है, तो ये भी गलत है। नाभिक का आकार बहुत बड़ा होता है, गलत है ये भी। नाभिक का आकार उन्होंने कहा था बहुत छोटा होता है, नाभिक बहुत कम स्पेस में होता है और उसके चारों ओर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है उसमें बहुत सारा स्थान होता है। ठीक, नेक्स्ट में कहा था परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत कम स्थान में स्थित है, ये सही है। ये क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये कह रहा है दूसरे वर्ग, आवर्तनी वर्ग है ना, क्या लिखना है यहाँ पर? वर्ग। दूसरे वर्ग के तत्वों को रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? हमारे जो आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 2 है ना, ये जो ऐसे ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ होते हैं ना आवर्त सारणी में, उनको बोलते हैं ग्रुप। और ऐसे टोटल हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप है ना। ग्रुप नंबर सेकंड में अगर मैं बात करूं तो आपकी कुछ धातुएं हैं, Be, Mg है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, ये सभी धातुएं हैं। और इन धातुओं को क्षारीय मृदा धातु तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु, ये रहा अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु तत्व इनको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? ये तो आप जानते होंगे है ना, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, तो बताइए इसका जवाब। जैसे आपने जाना होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, है ना। आपने जाना होगा जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो हरित लवक होता है, उसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। आपने जाना होगा जो राइबोसोम है उसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, है ना। आपने जाना होगा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतः प्रद्रवी जालिका होती है उसको बोला जाता है कोशिका का अंतः परिवहन व्यवस्था। एक तरीके से, इस तरीके से रोड होती हैं किसी देश में, है ना, किसी शहर में, जो परिवहन व्यवस्था का निर्माण कर रही होती है, उसी तरीके से कोशिका में परिवहन व्यवस्था का निर्माण करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। आपने जाना होगा कि जो लाइसोसोम होता है उसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं। गोल्जी बॉडीज जो होता है उसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं, डाक खाना है वो कोशिका का। तो ऐसे ही मेरे भाई ये भी जान लीजिए कि जो लाइसोसोम है, हालांकि बचपन से जानते होंगे, कोशिका के आत्मघाती थैली बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ताकतवर एंजाइम भरे रहते हैं। ये एंजाइम इतने ताकतवर हैं कि ये किसी भी कार्बनिक पदार्थ को डाइजेस्ट करने की, पचाने की क्षमता रखते हैं, तोड़ने की क्षमता रखते हैं, पचाने का मतलब। तो इस चीज को तोड़ देते हैं, उसको पचा जाते हैं, और इसी वजह से ये जो है कई बार अपनी कोशिका को, जब कोशिका वृद्ध हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है या कोशिका संक्रमित हो जाती है कई बार किसी जीव से, किसी सूक्ष्म जीव से, तो ऐसे में ये फट जाता है और इसका ये एंजाइम पूरी कोशिका में फैल जाएगा। इस तरीके से ये कोशिका है, मान लीजिए पूरी कोशिका में फैल जाएगा, पूरी कोशिका की चीजों को पचा जाएगा और कोशिका की हो जाएगी मृत्यु। तो इसी वजह से इसको आत्मघाती थैली बोला जाता है, क्योंकि अपनी कोशिका को ही कई बार मृत्यु का कारण बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट भी भैया सेम ही है ना, क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी हवा से नहीं फैलती है? तो टीबी या ट्यूबरकुलोसिस बिल्कुल फैलती है, निमोनिया भी फैलती है, ड्रॉपलेट से फैलती हैं। जब कोई व्यक्ति संक्रमित है इस बीमारी से, तो जब वो सांस ले रहा है या कोई छींक मारी या फिर कोई भी, है ना, तो उस टाइम पर इसकी जो ड्रॉपलेट हैं वो फैल गई वहां पर आसपास के वातावरण में, और जब वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति वहां पर सांस लेगा, तो सांस के माध्यम से उस ड्रॉपलेट उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, ड्रॉपलेट के माध्यम से ये इसका जो जीवाणु होता है वो भी प्रवेश कर जाएगा। सामान्य जुकाम या कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं, ये भी किसके कारण होता है? आपका हवा से फैलने वाली बीमारी है। लेकिन हैजा की अगर बात करें तो ये नहीं है। हैजा जो है दूषित भोजन और पानी से फैलता है। ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड प्लस वाटर से फैलने वाली बीमारी है, दूषित भोजन प्लस पानी से फैलने वाली है बीमारी। ठीक है, एक और चीज यहां पर याद रखेंगे, ये जो तीनों बीमारियां हैं, टीबी, कोलेरा, निमोनिया, ये तीनों की तीनों बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियां हैं, है ना। ये तीनों की तीनों कैसी हैं? जीवाणु के कारण होने वाली बीमारियां हैं। और जो यहाँ पर कॉमन कोल्ड है, ये वायरस के कारण होती है ना। ये कैसी है? विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है। तो आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको मिल गई। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? तो जैसे पायसीकरण में क्या होता है, जैसे गंदगी होती है जो कपड़े में, उसका पायसीकरण कर देता है साबुन,
साबुन उस गंदगी को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। ऐसे ही एक प्रक्रिया डाइजेशन में भी होती है हमारे अंदर, और वो प्रक्रिया हमारे लीवर के द्वारा निकाला जाता है एक पित्रस। उस पित्रस के द्वारा क्या होता है, जो वसा के बड़े अणु होते हैं, उन वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है, जिससे कि उनका डाइजेशन आसानी से हो सके, है ना, डाइजेशन उनका पाचन क्या हो सके, आसानी से हो सके। तो पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना, ये जो है आपके साबुन के पायसीकरण के समान होने वाली घटना है। इसी को बोलते हैं वसा का पायसीकरण। ये है साबुन का पायसीकरण, ये हो जाएगा वसा का पायसीकरण। ठीक है, चलिए, अमोनिया यूरिया में कहां परिवर्तित होता है? तो देखिए, हमारी बॉडी में हम लोग प्रोटीन खाते हैं, हमें शरीर के वृद्धि विकास के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। तो कई बार होता क्या है कि जो चीज लाभ दे रही है बहुत ज्यादा, उसका कोई बाई प्रोडक्ट भी होता है, उससे थोड़ा बहुत ऐसा नुकसान देने वाला कोई पदार्थ भी पैदा होता है। तो ऐसे में हमारी बॉडी में जो हम प्रोटीन खाते हैं, उससे एक नुकसान देने वाला पदार्थ पैदा होता है, वो होता है अमोनिया। अब ये अमोनिया नुकसान देने वाला क्यों है सर? अमोनिया भैया बहुत जहरीला पदार्थ है, शरीर में रोक के नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, ये अमोनिया जो है हमारे लीवर के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है इसको यूरिया। किसके द्वारा? लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा। यकृत इस काम को करता है, इसको बदल देता है यूरिया में, और यूरिया फिर पानी में मिला करके हम यूरिन के माध्यम से यूरिया को निकाल देते हैं शरीर से, और हमें एक ये जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है या जो जहरीला पदार्थ है, इससे क्या मिल जाती है? मुक्ति मिल जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मानव हृदय में फुफ्फुसीय सिरा डैश से जुड़ी होती है। तो फुफ्फुसीय सिरा जो है, अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए हमारा हृदय है ना, ये क्या है? 4 कक्षीय हृदय होता है स्तनधारियों में, और यहाँ पर मान लीजिए फेफड़े हैं। तो फेफड़ों से जो रक्त आता है, ये हमारे हृदय का लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बायोलॉजी में जो चीजें हैं वो रीजनिंग की तरह नहीं चलती हैं। आप ऐसे रीजनिंग में क्या करते हो, इधर की साइड जो आपका लेफ्ट है वो आपका राइट है, वो पेज का राइट मानोगे, लेकिन बायोलॉजी में आप देखते हो सामने वाले व्यक्ति का। ठीक है, तो ये बोर्ड एक व्यक्ति मान लीजिए, है ना, तो इसका अगर राइट होगा तो वो यही होगा, तो इसको आप राइट मानोगे, इसका लेफ्ट होगा वो यही होगा, इसको लेफ्ट मानोगे। तो यहाँ पर जो ब्लड आता है फेफड़ों से जो ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, वो जो है आपका किसके द्वारा आता है? पल्मोनरी वेन के द्वारा, फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा। तो लेफ्ट एट्रियम क्या हो जाएगा? सही जवाब लेफ्ट एट्रियम, दायां अलिंद। ठीक है बच्चों, तो अब जो है आपको राकेश सर कराएंगे मैथमेटिक्स। ठीक है, तो जरूर एक बार अपना अकाउंट रखिएगा अपने पास, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। लाइव करते भाई। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी साथियों। मैथ्स के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन हमेशा की तरह वही रहती हैं। जहां पर भी आपको ये लगे कि क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत भी टाइम लग रहा है, या क्वेश्चन हमें लग रहा है कि या भाई इसको हम लास्ट में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उस क्वेश्चन को हम स्किप करके अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। आज के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी कल जो नेवी एमआर का एग्जाम हुआ था उसके बेस पर थोड़ा सा मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या है कि भाई नेवी एमआर का एग्जाम हुआ, आपके आर्मी जीडी का एग्जाम हुआ, ये कुछ ऐसे एग्जाम है जो लगभग सेम लेवल के हैं, थोड़ा बहुत सेम लेवल इनका रहता है। तो कल नेवी एमआर में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए या जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, आज की क्लास में वैसे टॉपिक के क्वेश्चन मैं थोड़े ज्यादा लेकर आया हूँ। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं, मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं अपने, और साथ के साथ क्वेश्चन देखना कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो। ठीक है, देखो, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 405 है, संख्याएं बताओ। संख्याएं पता करने के लिए मुझे HCF पहले पता होना चाहिए, और HCF क्या होगा मेरे भाई? HCF होगा एलसीएम, यानी कि 405 डिवाइडेड बाय दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, डिवाइडेड बाय 45 कितना हो जाएगा? 9। तो पहली संख्या 9 गुणा में पहला अनुपात यानी कि 45, और दूसरी संख्या HCF गुणा में दूसरा अनुपात यानी कि 81। आंसर होगा 45 और 81।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सह अभाज्य का संख्याओं का एलसीएम क्या है यदि उनका गुणनफल 323 है। दो सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स का एलसीएम और उनका प्रोडक्ट दोनों सेम ही होता है, तो आंसर हमारा 323 ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन टाइम लगा सकता है, इसको हम बाद में सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर्स, फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2 यानी कि 16+1/2 कितना हो जाएगा 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए, स्क्वायर्स का, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, कहाँ तक मेरे भाई, कहाँ तक, 7 के स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, n+1 मल्टीप्लाई में 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 होता है। n की वैल्यू यहाँ पर कितने लेंगे, 7, 7 + 1 कितना 8, गुणा में 7 दूनी 14 और 1 15 डिवाइडेड बाय 6, 15 8 120 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, a = 2/3b, तो a/b कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। b = 3/5c, तो b/c कितना हो जाएगा 3/5। b की वैल्यू पहले भी 3, b की वैल्यू बाद में भी 3, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। 2 3 और 5, ऑप्शन ए हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x = 3/8y, तो x/y कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। y = 3/4z, x/y/z की वैल्यू मुझे बतानी क्या होगी, तो y/z कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब y की वैल्यू एक जगह 8 और दूसरी जगह 3, दोनों को बराबर करते हैं, तो 3 को 8 से, 4 को भी 8 से, 8 को 3 से, तो 3 को भी 3 से। x की वैल्यू कितनी 9, y की वैल्यू कितनी 24 और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। 9 24 और 32, ऑप्शन डी हमारा आंसर। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, 40% का अनुपात 2/5, बी की वैल्यू 5, तो ए की वैल्यू कितनी 7। ए कितना ज्यादा है भाई 2 डिवाइडेड बाय 7 गुणा में 100, 2/7 कितना हो जाएगा 28, सही 4/7%। पी क्यू से 40% कम है, क्यू से 40% कम, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, 2 यूनिट अधिक है 3 के मुकाबले, प्रतिशत निकालने के लिए 100, 2/3 कितना हो जाएगा 66, सही 2/3%। एक किताब का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। विक्रय मूल्य कितना है 3 और क्रय मूल्य कितना है 4। 4 रुपए की वस्तु को 3 में बेचा यानी 1 रुपए का लॉस हुआ, 4 रुपए के ऊपर प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100/4 कितना 25% का लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है, घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। देखो, अंकित मूल्य के 3/10 बेचने पर, अंकित मूल्य के 3/10 पर बेचने पर घड़ी पर 16% की हानि, 16% हानि यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा क्रय मूल्य का 84%। अंकित मूल्य मार्क प्राइस का 3/10 किसके बराबर 84/100 ऑफ क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। 1 0 से 1 0, 3 से गया 1, 3 दूनी 6, 8 3 24, 28/10 या फिर 14 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, मार्क्ड प्राइस और पोस्ट प्राइस का अनुपात कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 5, ऑप्शन सी हमारा आंसर। 10,000 की धनराशि 15% की ब्याज दर पर दी जाती है, 6 वर्ष और 2 वर्ष के बीच के साधारण ब्याज का अंतर मुझे बताना है। भाई 6 वर्ष और 2 वर्ष का अंतर यानी कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। 10,000 रुपए के ऊपर 15% के हिसाब से 4 वर्षों का ब्याज, 2 0 से 2 0, 15 चौके 60, 60 को 100 से गुणा करेंगे, 6,000 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 14,000 रुपये 5%, 19,000 रुपये 6% साधारण ब्याज पर देता है, 3 वर्षों के बाद वह कितना ब्याज प्राप्त करेगा, यानी टोटल इंटरेस्ट मुझे बताना है। 14,000 रुपये जो है 5% पर दिए,
3 वर्षों के लिए, और ऐसे ही 19,000 रुपये 6% पर दिए कितने टाइम के लिए? 3 वर्षों के लिए। टोटल ब्याज मुझे बताना है क्या होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 गुणा में 3 15, 15 गुणा में 14, 15 और 14 कितना होता है मेरे भाई? 210 रुपये होता है। 210 और एक आया 0, 6 कितना हो जाएगा? 18, 18 गुणा में 19, 8 9 कितना हो जाएगा? 72, 7 पर गया, 8 और 9 ये हो गया 8 और ये हो गया 9, 8 और 9, 9 और 8 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा? 24, 4 लिखा, 2 हासिल, 1 और 1 1, 1 और 2 कितना? 3, 3 4 2 0, 3 4 2 0, टोटल कितना होगा? 0 2 5 5, 5 5 2 0, ऑप्शन डी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, यदि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा और परिमाप 28 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। डायगोनल कितना दिया है मेरे भाई? डायगोनल दिया है 10 सेंटीमीटर और पेरीमीटर यानी कि ट्वाइस ऑफ एल प्लस में बी कितना? 28 सेंटीमीटर। तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 14 यानी कि 14 हो जाएगा। एल प्लस बी 14 और मेरे भाई ये वैल्यू कितनी है? 10। एल प्लस में बी किसके बराबर है? 14 के। एल स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में ट्वाइस ऑफ एल बी किसके बराबर? 196 के बराबर हो जाएगा। एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। 10 का वर्ग कितना होता है? 100 प्लस में ट्वाइस ऑफ एल बी कितना हो जाएगा? 196। ट्वाइस ऑफ एल बी कितना हो जाएगा? 96। एल गुणा में बी यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 96 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 48 हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 70 मीटर है, यानी ट्वाइस ऑफ एल प्लस में बी कितना दिया है? 70। यहां से एल प्लस में बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35। और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 300। एल गुणा में बी कितना दिया है? 300। उसके विकर्ण की लंबाई बतानी है। स्क्वायर कर देते हैं, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एल बी किसके बराबर? 35 का वर्ग 1225 हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ एल बी कितना है? 300, कितना हो जाएगा? 600। एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 600 कितना? 1225। यहां से एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 का वर्गमूल यानी कि 25। और मेरे भाई आयताकार का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आंसर क्या बना मेरे भाई? 25 हो गया। ये हो गए आपके मैथ के टोटल 15 क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से पेपर में स्पीड होनी चाहिए मेरे भाई, यही स्पीड बननी चाहिए। जब आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे तो ही इस तरीके की स्पीड बनती है। ठीक है, अब मेरे भाई इसके बाद चलते हम रीजनिंग के क्वेश्चन पर। रीजनिंग के क्वेश्चन भी मुझे ही करवाने हैं। ठीक है, देखो मेरे भाई रीजनिंग का सबसे पहला क्वेश्चन, TRAPMMREFHITYCZI के बाद हमारा कौन सा नंबर बनेगा? T फिर R फिर A फिर P, M M R और E, फिर F H I और T, Y C Z और I हो गया मेरे भाई। P कितने पर आता है? 16 पर। E कितने पर आता है मेरे भाई? 5 पर आता है। E कितने पर आता है? 5 पर आता है। T कितने पर आता है? 20 पर आता है। I कितने पर आता है? 9 पर आता है। T कितने पर? 20 पर आता है। M कितने पर आता है मेरे भाई? 13 पर। F कितने पर आता है? 6 पर। और Y कितने पर आता है मेरे भाई? YZ 25 पर। 20 से 13 माइनस में 7, फिर माइनस में 7, फिर माइनस में 7, 25 में से 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 18। 18 पर क्या होता है मेरे भाई? R, यानी आंसर A B C और D चारों ही बन सकते हैं। 16 से 5, 5 से मेरे भाई 20 हो गया, और 20 से कितने पर गया? 9 पर गया। 16 से 5 माइनस में कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 20 से 9 फिर माइनस में 11 हो गया। 5 से 20 फिर माइनस में 11 हो गया। फिर माइनस में 11 करेंगे मेरे भाई, कितने पर जाएगा? 9 में से 11 गए, लास्ट जाएगा आपका 25। 25 यानी कि Y बनेगा।
लास्ट में क्या होना चाहिए, y हमारा बनना चाहिए, y हमारा यहाँ पर बनना चाहिए। ठीक है, r कितने पर आता है मेरे भाई, 18 पर, m कितने पर आता है, 13 पर, h कितने पर आता है, 8 पर आता है, c कितने पर आता है मेरे भाई, 3 पर। 18 में से 15 माइनस में 5, फिर माइनस में 5, फिर माइनस में 5, 3 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना जाएगा, 3 से 5 गए, 3 जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स पर जाएगा मेरे भाई आर एक्स, एक्स पर हमारी वैल्यू बननी चाहिए आर एक्स। मेरे भाई यहाँ पर भी 9 से अगर मैं 11 माइनस करूंगा, 9 से 9 तो गए, 9 और 6, 9 तो गए हमारे और 6, यहाँ पर भी x ही बनेगा, आर एक्स क्यू एक्स, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9, 25 और 49, 81, 121, 169, क्वेश्चन मार्क 289 और 361, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और फिर 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग और यहाँ पर 13 का वर्ग, 19 का वर्ग, यहाँ पर 17 का वर्ग, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पर 15 का वर्ग यानी कि 225 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बर्ड फ्लाइज 25 मीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इट्स नेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इस पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पर कितना गई है, 25 मीटर। देन इट्स टर्न राइट, राइट यानी कि 90 डिग्री घूम गया और कितना चला है, यहाँ से 7 मीटर चला। अगेन इट टर्न्स राइट, राइट चला और कितना चला मेरे भाई, 75 मीटर, लगभग कुछ इतना 75 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज द बर्ड नाउ फ्रॉम हिज नेट्स, ये अगर रेफरेंस पॉइंट है तो मेरे भाई अब किस डायरेक्शन में है, ये कौन सी, वेस्ट और ये साउथ, यानी कि साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, आंसर ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुश अवे अट्रैक्ट फ्लेक्सिबल, दूर करना, आकर्षित करना, लचीला तो क्या हो जाएगा, कड़ा यानी कि स्टिफ, ऑप्शन बी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ बॉयज अमन इज 12th फ्रॉम द टॉप, बमन इज 18th फ्रॉम द बॉटम, देयर आर 6 बॉयज बिटवीन अमन एंड बमन, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज इन द रो। भाई अमन 12वें पोजीशन पर, बमन 18वें पोजीशन पर और इन दोनों के बीच में 6 लोग हैं, 12 और 18, 30 और 6 36, टोटल लोग कितने हो गए यहाँ से, 36। इस तरीके से आपका मैथ का और रीजनिंग का टॉपिक कंप्लीट। एक क्वेश्चन, सॉरी मेरे भाई, एक क्वेश्चन हमारा कैलकुलेशन का रह गया था, उसको अभी कंप्लीट करते हैं। एक मिनट रुकना, हमने कैलकुलेशन वाला एक क्वेश्चन छोड़ दिया था ना, यस, ये क्वेश्चन हमारा बीच में रह गया था। सबसे पहले छोटे वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और उसमें ऑफ को सोल्व करेंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 20, 20 प्लस में 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में 4। अब डिवाइड को सोल्व करेंगे, 4 बाय 2 कितना, 2, 20 प्लस में 2 गुणा में 4। अब मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, 20 प्लस में 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 28 बनेगा। वैल्यू कितनी हो गई, 28। अब हमारा समीकरण क्या बना, 6 डिवाइडेड बाय बड़ी ब्रैकेट 4 गुणा में 3 ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइडेड बाय 28, 4 बाय 28 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 बाय 7, 1 बाय 7 बनेगा। 5 मल्टीप्लाई 1 बाय 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 बाय 7, 5 बाय 7 बनेगा। 6 डिवाइडेड बाय 4 गुणा 3 गुणा में 5 बाय 7, 5 थी 15, 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 7, यानी 6 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 60, 6 से गया 1, 60 कितने पर, 10 पर, आंसर क्या बनेगा, 7 बाय 10, ऑप्शन ए हमारा आंसर। कैलकुलेशन का जो भी पार्ट है, जहां आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन हमें लास्ट में करना चाहिए, उसको हम लास्ट में करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था जहां पर हमें साफ पता लग रहा था कि ये क्वेश्चन टाइम लेगा, इसलिए हमने इसको बिल्कुल लास्ट में की। ठीक है, अब आपके साइंस की, सॉरी जीके जीएस यानी आपके प्रिय फूफा जी आएंगे और वो आपको आगे के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है सर, आपका लेवल थोड़ा हाई रहता है, वन वॉइस, बेटा कोई हाई लेवल नहीं है, सारे फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस। अब पता नहीं आप कहाँ से जो है कंपैरिजन कर रहे हो, इतने फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आपको और कहीं देखने को नहीं मिलते। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो फॉर्मूला बेस नहीं है, जरा एक बात बताओ। आपने जो ये बात कही,
क्या ये फॉर्मूला, ये क्या कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है? क्या ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है? एक फॉर्मूले के ऊपर हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, n+1/2 डायरेक्टली एवरेज का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, n+1 2n+1/6 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल हमें रेशो निकालनी है, A/B/C। इसको भी लेवल हाई बोलेंगे मेरे भाई। थोड़ा सा जो आपका एग्जाम होता है उसको थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू कर दो, ठीक है, ताकि आप ये समझ सको कि भाई किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। जब आप थोड़े से एक लेवल ऊपर की तैयारी करोगे तब पेपर में बड़े अच्छे से क्वेश्चन हो पाते हैं, ठीक है। अभी आपके प्रिय टीचर आ रहे हैं और उसके बाद आगे के क्वेश्चन वो कराएंगे। जी भाई प्यारे बच्चों, आ चुका हूं आपके सामने जीएस के बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर, और आपके सामने रखूंगा जीएस के क्वेश्चंस को। आप सभी लोग मिलकर सही ढंग से इन प्रश्नों के आंसर्स देंगे, है ना, बिना किसी परेशानी के। एक मिनट भाई, क्वेश्चंस निकालने दीजिए मुझे। आ गया आपका पहला प्रश्न। ये देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बच्चे कि महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। बिहू नृत्य, घूमर नृत्य, लावणी नृत्य और भांगड़ा नृत्य। बोलो भाई, लगाइए राइट आंसर इस प्रश्न का क्या है। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग जानते हैं इनमें से लावणी नृत्य जो है उसका संबंध महाराष्ट्र से है, भांगड़ा का संबंध पंजाब से है, घूमर का बिहार से है और बिहू का असम से। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है भाई। गुजरात, केरल, हरियाणा और पंजाब। गरबा स्टैटिक जीके का एक और बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने, लगाइए राइट आंसर फटाफट से। तो प्यारे बच्चे, गरबा नृत्य का संबंध गुजरात से है, ये भी आप जानते हैं। केरल का संबंध कथकली से है, हरियाणा का संबंध जो है घूमर से है, और पंजाब का संबंध जो है गिद्दा है, भांगड़ा है, इन नृत्यों से। निम्नलिखित में से ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। भानु अथैया, सत्यजीत रे, AR रहमान, रेसुल पुकुट्टी। चार ऑप्शंस यहां पर भी आपके सामने हैं। और प्यारे बच्चा, इस प्रश्न का आंसर आप जानते हैं। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म उद्योग यानी कि फिल्म निर्माण के क्षेत्र में या फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, और इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय हैं भानु अथैया। इनको गांधी नाम की फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, किसके लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है जी बच्चा, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, ईस्टर त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई। चार ऑप्शन हैं आपके सामने। ईस्टर त्योहार है जी किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह जी को सूली पर चढ़ाया गया था और तीसरे दिन वो पुनर्जीवित हुए थे। तो जो गुड फ्राइडे है उसके तीसरे दिन ईस्टर त्योहार मनाया जाता है ईसाई धर्म के द्वारा, मेरे प्यारे बच्चा। नेक्स्ट, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। महाअष्टमी, महानवमी, जन्माष्टमी और अक्षय तृतीया। बोलो भाई, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन, भगवान श्री कृष्ण कौन थे, भगवान विष्णु के अवतार थे, और भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन किस नाम से जाना जाता है, तो जन्माष्टमी के नाम से पुकारा जाता है भाई। कृष्ण जन्माष्टमी उसको हम लोग कहते हैं।
महाअष्टमी जो हम नवरात्रि होती है ना, तो तब अष्टमी वाला दिन महाअष्टमी कहलाता है। महानवमी वो जो नवरात्रि के दिन, नवरात्रि के समय नवमी जो आती है उसे महानवमी भी कहते हैं। अक्षय तृतीया भी एक त्योहार है ना, आप जानते हैं। हिंदू धर्म के लोग पूजा पाठ भी करते हैं और इस दिन दान पुण्य इत्यादि जो है अच्छा माना जाता है। कामाख्या मंदिर स्थित है गुवाहाटी, कोहिमा, इम्फाल, अगरतला। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बोलो भाई फटाफट से। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? गुवाहाटी कहाँ है भाई? असम में है। असम में है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। और अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है प्यारे बच्चा। और करेक्ट आंसर इसका क्या है? गुवाहाटी। गुवाहाटी करेक्ट आंसर है। कामाख्या मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है और असम के गुवाहाटी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 30 जनवरी, 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं 15 अगस्त को क्या मनाते हैं हम लोग? स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं भाई? शहीद दिवस। और 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो खेल दिवस मनाते। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? 18 मार्च, 15 जनवरी, 2 फरवरी, 19 दिसंबर। यहां पर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर चयनित करके मुझे बताना है क्या सही जवाब है बच्चा। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 ईस्वी को हुआ था और ईरान के शहर रामसर में हुआ था। ईरान के शहर रामसर में हुआ था। ठीक है जी, कहां हुआ था? ईरान के शहर रामसर में हुआ था। और यही कारण है 2 फरवरी का दिन हम आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमियों के संरक्षण से ही संबंधित था भाई बच्चे। चलिए नेक्स्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? चिनाब, व्यास, सिंधु और झेलम। 4 ऑप्शंस हैं। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया पहलगांव आतंकी हमले के विरोध में। और पहलगांव आतंकी हमला जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ, 22 अप्रैल 2025 के दिन, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया और भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया था। रद्द मतलब सस्पेंड कर दिया था, निलंबित कर दिया था, स्थगित कर दिया था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पे कड़ी कार्रवाई नहीं करता तब तक हम ऐसा कुछ भी, यानी कि इस सिंधु जल समझौते को प्रभावी नहीं रख सकते। महाकाव्य कविता कामायनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जयशंकर प्रसाद, गोपाल शरण सिन्हा, महादेवी वर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, लगाइए भाई फटाफट से। करेक्ट आंसर क्या है? बुआ जी को बुआ ने तिलक लगाकर भेजा है। ओहो हो भाई वाह। देखिए कामायनी के लेखक कौन है? तो मेरे बेटा जयशंकर प्रसाद कामायनी के लेखक हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इससे सरल क्या होंगे भाई? हैं इतने सरल प्रश्न लाया हूं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादाभाई नौरोजी, शशि थरूर, जयराम रमेश, एनी बेसेंट। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया। अंग्रेज भारत से धन कमा रहे हैं और खर्च ब्रिटेन में जाके कर रहे हैं, और ये धन के निष्कासन से संबंधित सिद्धांत जो है कहां पर मिलता है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया मिलता है। और वो किसने लिखी थी? दादाभाई नौरोजी ने लिखी थी। इनको क्या कहा जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसको कहा जाता है, इनको कहा जाता है दादाभाई नौरोजी को। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां हुए? 1982 पंजाब, 2010 नई दिल्ली, 1951 नई दिल्ली और 2014 महाराष्ट्र। बोलो भाई पहले एशियाई खेल कब हुए और कहां हुए? आप सभी जानते हैं, बहुत सरल प्रश्न है। 1951 में नई दिल्ली में पहले एशियाई खेल आयोजित हुए बेटा। ठीक है जी, चलिए थर्ड मैन निम्नलिखित में से खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट। आप सभी लोग बता दोगे भाई? ऑफ साइड स्लिप है, एक फील्डर तैनात किया जाता ना
बाउंड्री से रोकने के लिए, उसे थर्ड मैन कहते हैं। और वो किस में तैनात किया जाता है? क्रिकेट में तैनात किया जाता है भाई, ठीक है, क्रिकेट में तैनात किया जाता है। तो जैसे जो गुगली है, अंपायर है, 6 है, 4 है, ये सब किससे संबंधित शब्दावलियां हैं? क्रिकेट से संबंधित शब्दावलियां हैं ये। चलिए नेक्स्ट, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986, 78, 98, 78। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। प्यारे बच्चे, 42वां संविधान संशोधन आप जानते हैं, 42वां संविधान संशोधन क्या कहा जाता है? इसे लघु संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया, किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1976 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, यशोध, विपिन और प्रभास। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जो भगवान महावीर के दामाद थे वो भी जमाली थे, और वही बाद में भगवान महावीर के प्रथम शिष्य भी बने थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपके सामने आज ये जीएस के क्वेश्चंस मैंने रखे। आपके मॉक टेस्ट के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आप सब का ये मॉक टेस्ट कैसा रहा ऑफलाइन कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके नंबर कितने बने ये भी ऑफलाइन कमेंट्स में आप बता सकते हैं, ठीक है जी। आप अपने स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको भी पता चल जाए कि कुछ पिछले मॉक टेस्ट से कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है जी। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। अभी मिलते हैं। अगर आप में से कुछ बच्चे एनए की तैयारी भी कर रहे हैं तो एनए के मॉक टेस्ट में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।